हो दो लफ्जों में लिख दी हमने अपनी प्रेम कहानी, कि दो लफ्जों में लिख दी हमने अपनी प्रेम कहानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। दो लफ्जों में लिख दी हमने अपनी प्रेम कहानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के और आप सभी के परिवार वालों को हमारी तरफ से अर्थात HNY की तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। मैं आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आने वाला हूं और वह टॉपिक करंट अफेयर से होगा। और उस टॉपिक का नाम, जैसा कि आपको हमारे पीछे इस स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, वो महत्वपूर्ण होगा और उसी टॉपिक से हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने का काम करेंगे कि 2022-23 का जो बजट है वह बजट किसने पास किया, किस प्रोसेस से पास किया और वह बजट आम जन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस सारी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो में रखने का काम करूंगा और इस वीडियो को देखने वाले हमारे समस्त जो अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, मित्र हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे दोस्त, और पूरे वीडियो को देखने का काम करेंगे, क्योंकि आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भावी परीक्षा होने वाला है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको मैं आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज बजट के बारे में हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका आपको जवाब देना है। तो ये हमारा क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है बाबू मेरे, तो वार्षिक यह वित्तीय विवरण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से हम लोग इसी को कहते हैं बजट। इसी को कहते हैं बजट। क्यों? क्योंकि बजट का कोई प्रावधान, बजट का जो कोई भी प्रावधान होता है वह हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इसका जो प्रावधान है, इसका मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में निहित है। मतलब किसमें? अनुच्छेद नंबर 112 में निहित है। किसका विवरण? तो हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण का जो विवरण है, उल्लेख है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में है बाबू मेरे? तो 112 में है। बात हमारी समझ रहे हैं। लेकिन बजट का उल्लेख नहीं है। बजट को किस रूप में परिवर्तित करके उल्लेख किया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिवर्तित करके उल्लेख किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि यह बजट क्या होता है, तो बजट जो होता है वो देश के आर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने के लिए, आर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने के लिए क्या किया जाता है? इसको पास किया जाता है। आर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने के लिए बजट को क्या किया जाता है बाबू मेरे? तो पास किया जाता है, इसको उस पर लागू किया जाता है, जिसको लेकर के हमारा जो देश है वो क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ने का काम करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 280 क्या है, तो इसमें होता है वित्त आयोग का गठन। क्या होता है बेटा? वित्त आयोग का गठन होता है। किसमें? तो 280 में वित्त आयोग का गठन होता है। 266 आपसे कोई पूछे तो इसमें संचित निधि का वर्णन है। इसमें क्या है बाबू मेरे? तो इसमें संचित निधि का वर्णन है। बात हमारी समझ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे 110 क्या है,
अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि 110 क्या है, तो इसमें क्या है, तो इसमें धन विधेयक है। इसमें क्या है बाबू मेरे, तो इसमें धन विधेयक है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा 1 नंबर कह रहा है उसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, तो वो बी आंसर होगा, मतलब अनुच्छेद नंबर 112 उल्लेख किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद नंबर 112 में। 280 में क्या, तो वित्त आयोग का गठन किया गया है। 110 में क्या, तो 110 में विधेयक का, धन विधेयक का, और 266 क्या है, तो इसमें संचित निधि का। ठीक है, ये संचित निधि क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। तो संचित निधि में क्या होता है कि जितना भी हमारे भारत के नागरिकों से टैक्स का पैसा जाता है वो जाकर के कहाँ पर संचित होता है, वो संचित निधि में जाकर के मतलब जमा होता है, और वहीं से सरकार निकाल करके आपको हमको रोड के लिए, पानी के लिए, नल जल के लिए, गाड़ी के लिए, सारी सुविधाओं के लिए वहीं से पैसा हमारा आता है। जैसा कि आप फ्री में राशन लेते हैं 5 किलो 2 रुपया किलो के, 2.5 रुपया किलो के हिसाब से, तो वहाँ भी उस राशि के लिए भी हमारा ही टैक्स का पैसा निकाल करके आपको दिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तो 112 अनुच्छेद नंबर में। चलो बाबू मेरे, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ष बजट को किस तारीख को पास किया जाता है। गौर करिएगा जरा, भारत में जो बजट होता है बेटा, भारत में जो बजट होता है इसको किस तारीख को पास किया जाता है, तो यह प्रति वर्ष किस तारीख को पास किया जाता है, तब प्रति वर्ष 1 फरवरी को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। प्रति वर्ष किस फरवरी को, तो 1 फरवरी को पास किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो शीतकालीन होता है बाबू मेरे, शीतकालीन जो संसद चलता है, इस शीतकालीन संसद में ही क्या होता है, तो बजट को पास करने के लिए इस पर सुनवाई होती है। क्या होती है, बजट को पास करने के लिए इस पे सुनवाई होती है, और वो सुनवाई पूर्णकालिक करके कै तारीख तक, 31 जनवरी तक पूर्ण कर ली जाती है। और 31 जनवरी पूर्ण करने के बाद 1 फरवरी जो दिन आता है, तारीख आता है, उसी दिन बजट को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, मतलब 1 फरवरी। आपसे कोई पूछे कि बजट कब पास किया जाता है प्रति वर्ष, तो आपका जवाब डिक्लेयर होगा कौन सा बाबू मेरे, तो 1 फरवरी, मतलब प्रति वर्ष 1 तारीख को 1 फरवरी को पास किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर मैं चलता हूँ। अगला सवाल हमारा 3 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट को पास करने वाली वित्त मंत्री कौन बनी है। अब इसका जवाब दो बेटा। भारत में पहली बार पेपरलेस, कौन सा लेस, पेपरलेस, गौर करना जरा, भारत में पहली बार पेपरलेस, एक दिमाग में रखना, पेपरलेस बजट, ये पेपरलेस बजट को पहली बार पास करने वाली या फिर उसको संचालित करने वाली वित्त मंत्री कौन बनी है, इसका जवाब देना है। तो पहली बार पेपरलेस बजट पास कब हुआ था, तब पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पास हुआ, और अब 2022 में पास हुआ है। मतलब अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट, तो 2 बार पेपरलेस बजट पास हुआ है। पेपरलेस मतलब हमारा टैब से पास हुआ, टैब जो आपको मिलता है कंप्यूटर, ठीक है। पहले पेपर को एक ही बार लिखा जाता था और उसको पूरा का पूरा बंडल बना करके दिया जाता था और ले जाया जाता था, जिसके तहत वो मंगाया जाता था। लेकिन 2021 और 2022 में पेपरलेस बजट पास किया गया है। और इसको पास किसने किया, तो इसको पास किया हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किसने पास किया बाबू मेरे, तो निर्मला सीतारमण। ये निर्मला सीतारमण है जो बजट को क्या किया, पास किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। मतलब निर्मला सीतारमण ने वित्त मतलब पेपरलेस बजट को क्या किया, पास किया। कब कब, तो 2021 से शुरू किया और 2022 में 2 बार ये बजट पास किया है। चलो
बात समझ में आई बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन, भारत में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? भारत में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट को पास किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि मैंने 3 में आपको डिटेल्स दिया, उसी में आंसर छिपा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का। तो गौर करना बेटा, ए पेपरलेस बजट, कौन सा बजट? पेपरलेस बजट। कब कब? तो 2021 और 2022 पास किसने किया? तो निर्मला सीतारमण ने पास किया। ठीक है, कब कब? तो 2021 में और 2022 में। तो कितनी बार हो गया? एक बार ए और दूसरी बार ए। तो कितनी बार हो गया बेटा? तो 2 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा। ठीक है, ये 2 बार पेपरलेस बजट क्या हो गया? पास हो गया। चलिए समझ गए हमारी बात को। कितना आंसर हमारा होगा? तो 2 बार, अर्थात बी आंसर होगा। अगले सवाल पर चलता हूं बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आपके सामने ए रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बजट 2022 में, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? बजट 2022 में, वर्ष 2022 के बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? बात हमारी समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझो बाबू मेरे सोना जी। फिस्कल डिफिसिट, ये क्या होता है? फिस्कल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? राजकोषीय घाटा। इसका अर्थ होता है राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो मतलब अपने देश के खर्चे को, क्या खर्चे को चलाने के लिए, खर्चे को क्या करने के लिए? चलाने के लिए हम विदेशों से, किससे बेटा? विदेशों से जो राशि है ना ऋण लेते हैं, जो राशि ऋण लेते हैं मतलब कर्ज लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? उसी को क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मतलब कहने का मकसद यह है कि अगर आपके पास 5 रुपया की राशि है, आप किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं और वो वस्तु आपको 10 रुपया की मिल रही है, आज जरूरी है आपको लेना, तो आप बताइए, तो आप 5 रुपया किससे लीजिएगा? तो हमसे ले लिए। तो हमसे ले लिए तो ये 5 रुपया क्या हो गया आपके लिए? ये 5 रुपया ऋण हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या? फिस्कल डिफिसिट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फिस्कल डिफिसिट। इसी को फिस्कल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। था कितना रुपया? 5 रुपया। समझिए हमारी बात को। तो ये पूरे जीडीपी का मतलब हमारा जो जीडीपी है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर है देश की, उसका कितना प्रतिशत घाटा मतलब ऋण लेने वाले हैं हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू मेरे 6.4। कितना परसेंट? तो 6.4% राजकोषीय घाटा रहने वाला है हमारे देश के ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर। बात हमारी समझ रहे हैं? तो आंसर क्या हो गया बेटा? तो आंसर हमारा सी हो गया। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं बाबू। सवाल नंबर 6 है हमारा। तो बजट 2022 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बजट 2022 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कह रहा है कि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये आपको बताना है। तो बताओ बेटा, जरा बताओ। मतलब निर्मला सीतारमण ने, ये जो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण ये जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, वो जो बजट पास की लगभग 39 लाख करोड़ रुपए की,
कितने की? 39 लाख करोड़ रुपए की। कितना की बजट पास की? लगभग 39 लाख करोड़ रुपए की बजट पास की। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा कि बजट पास क्यों किया जाता है, तो अपने देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके पिताजी आप दोनों बच्चों को, एक को 5,000 दे दिया, दूसरे को 10,000 दे दिया, बोला कि जा करके इसका क्या करो, व्यवसाय कर लो, कोई रोजगार खोल दो, तो उससे आपकी आर्थिक वृद्धि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वही काम हमारी भारतीय सरकार ने, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने जो वित्त मंत्री हैं, अप्रोक्स 39 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। क्यों? अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो उनका कितना अनुमान है? तो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनका अनुमान है कि हमारा जो भारत का जीडीपी है 22-23 के अंतर्गत कितना % ग्रोथ कर जाएगा? तो 9.27% ग्रोथ कर जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बाबू मेरे? तो ए आंसर हो गया। सवाल आपसे पूछेगा कि बजट 2022-23 में भारत का जीडीपी कितना % रहने वाला है? तो जवाब आपका 9.27%। बात हमारी समझ रहे हैं? आंसर क्या होगा बाबू मेरे? तो ए आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला चलता हूँ सवाल पे। सवाल नंबर 7, बजट 2022 में अगले 25 साल तक भारत के अमृत काल में प्रवेश करते हुए कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है? कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है? ए, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है बाबू? तो अमृत महोत्सव ये अमृत महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू? अमृत महोत्सव। मतलब आज़ादी का जो 75वां साल हम लोग पूरा कर लिए हैं, इस आज़ादी के 75वें साल में कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी में कह रहा है कि हम लोग उसमें 25 साल तक भारत के अमृत काल में प्रवेश करते हुए कितनी प्राथमिकताओं पर जोर देना है। तब इस बजट में कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है और उसको 25 साल तक क्या किया गया? आगे बढ़ाने की नींव रखी गई है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो कितना? तो आप बताओ, आप ये समझो, पीएम गति शक्ति कितना बाबू? पीएम गति शक्ति, ठीक है। निवेश उत्पाद में मदद, निवेश उत्पाद में मदद। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपको मिलेगा बाबू मेरे, उसके बाद आपको मिलेगा समेकित विकास। उसके बाद क्या मिलेगा? समेकित विकास। तब कितना यहाँ पर आपको प्राथमिकता दी गई? कितने पर? तो 4 चीजों पर प्राथमिकता दी गई है। पीएम गति शक्ति, निवेश उत्पाद में मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और समेकित विकास को आगे ले जाना। ठीक है, तो कितने हो गए? तो 4 हो गए। इसका मतलब आंसर हमारा कितना होगा? तो ये आंसर हो गया। आप सोच रहे हैं कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत क्या होगा? तब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जितने भी हमारे देश में कोई वस्तु का निर्माण होता है उस पर सहयोग करना है, उस पर फोकस करना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली प्राथमिकता होगी। निवेश, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आप रोजगार खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी सरकार मदद करेगी। इस बजट में यह पास किया गया है। समेकित विकास मतलब सबका साथ सबका विकास, एक नारा दिया है इस बजट के अंतर्गत, समेकित विकास के अंतर्गत। मतलब अगर आपके पास घर नहीं रहेगा, आपके पास झोपड़ी है, तो आपको पीएम आवास योजना दिया जाएगा ताकि आपका भी विकास अपने बगल वाले के समकक्ष में हो जाए। तो हमारा इसके अनुसार आंसर क्या होगा बाबू? तो 4 होगा, अर्थात ए होगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 8, पीएम गति शक्ति, इसमें आ जाइएगा। पीएम गति शक्ति, ये पीएम गति शक्ति है। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में किया गया है?
कितने इंजन, इंजन मतलब इस पीएम गति शक्ति में क्या क्या जोड़ा जाएगा, कौन कौन से चीज़ों पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसको यह जोड़ा गया है। और कितना इंजन जोड़ा गया है, प्राथमिकताओं को आधार दिया गया है, तो उसका आंसर इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि आखिरकार होगा क्या। ठीक है बाबू मेरे, तो देखो इस गति शक्ति का इंजन देखो, इस गति शक्ति का इंजन देखो, तो इस गति शक्ति का इंजन सड़क मार्ग है, गति शक्ति का इंजन नेटवर्क विकास है, बात हमारी समझ रहे हो। गति शक्ति का इंजन परिवहन मार्ग है, गति शक्ति का इंजन परिवहन मार्ग है, ठीक है। इसका इंजन रेल मार्ग है, उसके बाद इसका इंजन आपको अगला इंजन हवाई मार्ग है, इसका अगला इंजन क्या है तो हवाई मार्ग है, बात हमारी समझ रहे, ये हवाई मार्ग, ठीक है। इस तरह से आपको रेल नेटवर्क मार्ग में, ये रेल जो नेटवर्क है, नेटवर्क परिवहन में, नेटवर्क के विकास में, ठीक है, 25,000 किलोमीटर की सड़कें क्या होगी, सड़कें निर्मित की जाएगी, मतलब नई सड़कें निर्मित की जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो इंजन है वो इंजनों की संख्या टोटल जोड़ने के बाद कितनी आ जाती है, तो ये आंसर हमारा होगा, मतलब 7 इंजन इसको निर्धारित किया गया है। बात हमारी समझ रहे हैं, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये सब इसमें निर्मित होगा। सड़क मार्ग को बनाना है तो हमारे देश में जैसे कि कोयला बनता है, जैसे कि अलकतरे का निर्माण होता है, पुल बनता है, इन सारे सिस्टमों को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम गति शक्ति को यहाँ पर लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 हमारा आपके सामने ए रहा, देखिए जरा, बजट 2022-23 में अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा। बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत रेलगाड़ी कौन सी रेलगाड़ी भाई, तो वंदे भारत रेलगाड़ी, ठीक है, ये वंदे भारत रेलगाड़ी है बेटा। इस वंदे भारत रेलगाड़ी को 3 साल के अंदर कितनी की संख्या में बनाना है, तब वंदे भारत रेलगाड़ी को 300 मतलब 3 साल के दौरान 400, ये बात हमारी समझ रहे हैं, 400 रेलगाड़ी को वंदे भारत के इंजन के रूप में तैयार करना है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये वंदे भारत गाड़ियाँ कितनी है, इनकी गति जो होगी वो फास्ट होगी, इनकी गति क्या होगी, फास्ट होगी, बेहतर होगी, ताकि जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी चीज़ कि इनको जाने के लिए जो इनका पटरी होता है, मतलब इनका जो मार्ग होता है वो सदैव हमेशा खास तौर से खाली रहेगा, इनके लिए बिल्कुल क्लियर जो रूट होता है वो समस्त के लिए दिया जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बाबू मेरे, तो ये आंसर हो गया 400 रेल गाड़ी। चलिए सवाल नंबर 10, बजट 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर रेल मार्ग जोड़ा जाएगा। ये समझिए बाबू मेरे, आप थोड़ा सा यहाँ समझने की बात कीजिए। देखिए ये आपको क्या है, ये आपको रेल पटरी है, समझ रहे हैं आप, ये आपको क्या है, ये रेल पटरी है, ठीक है। एक ट्रेन हम यहाँ से आपको ले लेते हैं, एक ट्रेन यहाँ से ले लेते हैं, दूसरी ट्रेन आपको हम यहाँ से ले लेते हैं, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो गौर करिएगा बाबू मेरे, ये कह रहा है कि देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच, इसमें मुख्य ध्यान देना है, इस पर कवर करना है।
उसके अंतर्गत रेल मार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर मार्ग जोड़ा जाएगा, मतलब हॉई कितना किलोमीटर जोड़ा जाएगा। तो आप समझिए एक कवच आखिरकार क्या है। तो ये जब कोई रेलगाड़ी एक ही पटरी पर सेम दिशा से गुजर रही होगी, समझ रहिएगा, तो यह जब एक्सीडेंट की अवस्था में आएंगी तो थोड़ा दूरी रहते ही ये दोनों रेलगाड़ियां क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अपना रास्ता बदल देगी और कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं हो पाएगी। बात हमारी समझ रहे हैं। वहीं सुरक्षा कवच के रूप में 2000 किलोमीटर, कितना, 2000 किलोमीटर, ठीक है, रेल मार्ग बैठाने बिछाने का प्रावधान किया गया है बजट 2022-23 में कि उस 2000 किलोमीटर की पटरी पर जितनी भी गाड़ियां दौड़ेगी उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा और उसमें वंदे भारत गाड़ियां भी क्या होगी, शामिल होगी। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा बेटा, ए आंसर हो गया। मतलब 2000 किलोमीटर ऐसे पटरी बिछाई जाएगी जहां पर एक्सीडेंट की खतरा की संभावना कम होगी। चलिए 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति मतलब लेने का मुख्य स्रोत क्या है, उस पर हमारा यहाँ पर देना है आंसर। ठीक है बाबू मेरे, इसमें उधार है, जीएसटी है, निगम कर है, आयकर है, इस पर आपको जवाब देना है। इसको जवाब दे करके हमको लेना है। देखिए बाबू मेरे सोना, देखिए जरा, देखिए ये कह रहा है कि बजट 2023 में सर्वाधिक प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। सर्वाधिक प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो 4 मुख्य रूप से होते हैं। कौन, उधार होता है, क्या होता है, उधार होता है, उसके बाद आपका जीएसटी होता है, उसके बाद आपका निगम कर होता है, क्या होता है, निगम कर होता है, उसके बाद आपका आयकर होता है। तो गौर करिएगा मेरे बाबू, तो इसमें बजट 2022-23 में सबसे अधिकतम प्राप्ति का जो स्रोत है वो क्या है, तो हमारा उधार है। वो क्या है बाबू मेरे, तो उधार है। अब सोच रहे होंगे कि 1 रुपया में कितना उधार का पैसा हमको लेना पड़ेगा प्राप्ति करने के लिए। तब 35 पैसा इसमें क्या चीज का पैसा है, उधार का पैसा है। जीएसटी का कितना है, तो 16 पैसा जीएसटी का है। निगम कर का कितना है, तो 15 पैसा निगम कर का है बाबू मेरे, और आयकर का भी 15 पैसा है। समझ रहे हैं आप। तो सबसे अधिक कौन हुआ, तो उधार का पैसा। मतलब हमारे देश को विकास करने के लिए जितनी भी हम प्राप्ति करते हैं, ठीक है, राशि खर्च करते हैं, उसमें सबसे अधिकतम किसका महत्व होता है, कहां से स्रोत होता है, तो उधार से होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया उधार। जीएसटी दूसरे नंबर पे, निगम कर तीसरे नंबर पे और आयकर आपका चौथे नंबर पे है। बात समझ गए हमारी बात को। चलिए अगले सवाल पर चलिए। बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब हम लोग व्यय कहाँ करेंगे, सबसे अधिकतम व्यय कहाँ करते हैं हम लोग, इसको देना है बाबू मेरे। बात हमारी समझ गए आप हमारी बात को। बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय मतलब आप समझ ही रहे होंगे, व्यय मतलब होता है खर्च। मतलब सर्वाधिक खर्च हम लोग बजट 2022-23 में कहां पर करेंगे, तो गौर करना बेटा। सर्वाधिक खर्च में पहले नंबर पर आपका होगा ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान पहले नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे होगा बेटा हमारे कर शुल्क में, क्या चीज में, कर शुल्क में राज्य का हिस्सा। और तीसरे रूप में होगा हमारा रक्षा। चौथे रूप में होगा हमारा क्या चीज,
सब्सिडी, चौथे में क्या होगा सब्सिडी। तो सोचिएगा जरा, ब्याज के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा हमको, तो ब्याज के लिए हमको 1 रुपया में 20 पैसा, ब्याज के लिए हमको 1 रुपया में कितना पैसा 20 पैसा। निगम कर कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना, तो कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो होगा, राज्यों का हिस्सा जो होगा वो 17 पैसा होगा। रक्षा के लिए कितना 8 पैसा, बात हमारी समझिएगा। सब्सिडी कितना 8 पैसा, बात हमारी। जैसे कि यहाँ आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ब्याज भुगतान में कितना तब 20 पैसा, रक्षा शुल्क मतलब कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना तो 17 पैसा बाबू मेरे, ठीक है। रक्षा पर कितना तो 8 पैसा, और सब्सिडी में कितना तो 8 पैसा। इस तरह से हमारा ब्याज का सबसे अधिकतम जो भुगतान होगा वो ए पर होगा, अर्थात ब्याज भुगतान में देना पड़ेगा खर्चा के रूप में। आंसर हमारा ब्याज भुगतान हो गया। चलिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पाद किया जाएगा। गौर करिएगा जरा, कितने सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त, ये 30 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च किया जाएगा बाबू मेरे, तो 14 सेक्टर में। कितने सेक्टर में तो 14 सेक्टर में। और उस सेक्टर का सबसे बड़ा जो अंग होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बात हमारी समझ रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जैसे 7 इंजन की बात हमने अभी बताई आपको, उसके बाद 4 ठो पहले वाले बताया। तो इन सभी को मिलाकर के 14 सेक्टरों में सर्वाधिक अतिरिक्त 5 वर्षों के अंतर्गत इस बजट में 30 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए, मतलब 14 सेक्टर में। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने, ये 14 हो गया, 14 हो गया। बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने चैनल तक करने का प्रावधान रखा गया है। तो गौर करना बेटा आप हमारी, पहले हम चलते हैं इस पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे बड़े हमारा नारा होगा। बात हमारी समझ रहे हैं, गौर करना जरा, ये नारा होगा। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या हुआ है, पीएम ई विद्या, इसमें क्या है, पीएम ई विद्या के तहत जो डिजिटल पढ़ाई बच्चियों के लिए हो गया है, उस डिजिटल पढ़ाई को एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार करके 200 चैनलों को क्या किया गया है, विस्तारित किया गया है। कितने चैनल को बाबू मेरे, 200 चैनलों को। पहले एक चैनल था, लेकिन अब 200 चैनलों को विस्तारित किया गया है, ताकि कोई भी हमारे देश की जो बच्चियां हैं या फिर उसके अलावे बच्चे हैं, वो आकर के उस चैनलों पर पढ़ाई को अग्रसर रख सकते हैं, जारी रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी समय हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये आंसर हो जाएगा, मतलब 200 चैनल का प्रस्ताव रखा गया है। बात हमारी समझ रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन हमारा 15 है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा, कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा। डिजिटल बैंकिंग, ये डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग ये स्थापित करेगा भारत के कितने जिलों में, तो भारत के 75 जिलों में क्या करेगा, डिजिटल बैंकिंग को चालू करने का प्रावधान किया गया है बजट 2022 से 23 में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और आज़ादी का कौन सा हम लोग वर्ष मना रहे थे, जब 75वां वर्ष मना रहे थे। 75 जिलों में क्या किया जाएगा, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट लागू होगा। अब उसके जरिए क्या होगा, तो उसके जरिए उसका लाभ क्या मिलेगा दोस्त, तो उसका लाभ मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने में।
उसका लाभ मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो जाएगी, मतलब आपको अब कैश ट्रांजैक्शन या फिर किसी का लेन देन सिर्फ डिजिटल माध्यम से हो सकेगा, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया गया है। आंसर हमारा कितना हो गया? तो ए आंसर हो गया, अर्थात 75 जिलों में। चलिए आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 लेकर के। बजट 2022-23 में डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत कर लगाया गया है? कितना प्रतिशत कर लगाया गया है? कर मतलब होता है टैक्स। बात हमारी समझ रहे हैं बाबू मेरे? ये टैक्स होता है, कर होता है। डिजिटल परिसंपत्ति, इसको समझिए आप। डिजिटल परिसंपत्ति, डिजिटल परिसंपत्ति क्या है भाई मेरे? तो डिजिटल परिसंपत्ति जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी, क्या बोलते हैं बाबू मेरे? क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो बिना छुए ही होता है उपयोग। किसी को देना है तो भी बिना छुए, किसी से लेना है तो भी बिना छुए। मतलब डिजिटल परिसंपत्ति अर्थात ऑनलाइन सुविधाओं के अंतर्गत इसका मार्केटिंग होगा और ऑनलाइन सुविधाओं के अंतर्गत इसका इनकम भी होगा। अर्थात उस संपत्ति को, उस मुद्रा को छुआ नहीं जा सकता, उसको बगैर छुए किसी को दिया जा सकता है और किसी से लिया जा सकता है। तो आप अगर जितना इनका इनकम करोगे, इस इनकम के पूरे राशि पर 30% क्या लगेगा बाबू मेरे? तो 30% आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बाबू मेरे? तो हमारा आंसर हो गया 30%, अर्थात ए आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? सारी संपत्तियों पर 10%, 8%, 12% की राशि टैक्स के रूप में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या 30%, इतना अधिक राशि आपको देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण किया जाएगा? इसको देखना है आपको। बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत ठीक है बाबू मेरे, बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों को निर्माण किया जाएगा? कितने घरों का निर्माण किया जाएगा ये जरा सोच लो। पीएम आवास योजना, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था इंदिरा आवास। इसका पहले नाम क्या था बाबू मेरे? इंदिरा आवास। अब पीएम आवास बन गया है। ठीक है, तो बजट 2022-23 में इस पीएम आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपया, 48,000 करोड़ रुपया अलग से पास किया गया है। कितने घरों को निर्माण करने के लिए? तो 80 लाख घरों को निर्माण करने के लिए। कितने लाख घरों के लिए भैया? 80 लाख घरों के निर्माण के लिए कितना? 48,000 करोड़ रुपया का क्या किया गया? पास किया गया राशि बजट 2022-23 में। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ए आंसर हो गया। ए आंसर हो गया। एक घर पर कितना पड़ेगा? तो एक घर पर आपको 6 लाख रुपया पड़ेगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा। लेकिन मिलता कितना है गरीबों को? किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 1.5 लाख मिलता है। यहाँ भी जब आता है 1.5-2 लाख, तो उसमें भी घूसखोर जो होता है कर्मचारी अधिकारी 20,000-30,000 आपका ले लेता है। सोचिए, तो यह शिक्षा का मुख्य रूप से प्रावधान है जिसके चलते हम ठगे जाते हैं। सरकार भी हमको लूटती है और यहाँ अधिकारी भी लूटते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 80 लाख घरों को बनाने का योजना बनाया गया है। चलिए सवाल नंबर 18। बजट 2022-23 में किसमें बाबू? बजट 2022-23 के लिए
पीएम आवास योजना के लिए कितनी धनराशि को पेश किया गया है। अभी जैसे मैंने बताया, पीएम आवास योजना के लिए बजट 2022-23 में कितना, तो 48,000 करोड़ रुपया। कितना बाबू मेरे, 48,000 करोड़ रुपया। आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, मतलब 48,000 करोड़ रुपये को पास किया गया है। समझ रहे हमारी बात को। चलिए बाबू मेरे, ये आपका अंतिम क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके बाद वाला एक क्वेश्चन होगा। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने पास किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट, मतलब पूर्ण रूप से जो बजट पास करने का काम किया था वो किसने किया था, इसका आंसर आपको देना है मेरे बाबू। इसका आंसर देना है, दो इसका आंसर। पूर्णकालिक बजट छोड़ देता हूं इसको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना जब पढ़ना, तो इसका आंसर आप देना कि आखिरकार इसका मूल आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, संचिता बसु होगा, प्रतिभा सिंह पाटिल होगा, कौन होगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जब पूरा वीडियो देखिएगा तो जरूर दीजिएगा। इसको मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। भारतीय बजट को हमेशा किस सदन में पास किया जाता है, मतलब हमेशा किस सदन में पास किया जाता है भारतीय बजट को, इसका आंसर आप बताइए। भारतीय बजट को हमेशा किस सदन में पास किया जाता है, तो बाबू मेरे इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात लोकसभा। कौन सा, पहले लोकसभा में इसका क्या किया जाता है, पास किया जाता है। इसको वहां पर पेश किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा लोकसभा। इसी के साथ हम आपसे इस वीडियो के अंत में विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप बेहतर होंगे, सदैव खुश रहेंगे और आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से जो सेवाएं आपको मौजूद होगी वो लेते रहेंगे। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स का जाएगा हमारे दूसरे चैनल पर आपका जाएगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने का कृपा प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।